एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन का हमारा पेपर 4 जो कि है इकोनॉमिक्स का। उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सीए फाउंडेशन के सिलेबस में जो पहले इकोनॉमिक्स का सिलेबस था और अब था उसमें किस तरह से चेंज हुआ। तो जनरली हमारा सीए फाउंडेशन है वो 4 पेपर में डिवाइडेड है। पेपर 1 है हमारा अकाउंटिंग का, पेपर 1 है हमारा अकाउंटिंग का, पेपर 2 है बिजनेस लॉस का, पेपर 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और पेपर 4 है इकोनॉमिक्स का। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सभी आपके हैं 100 मार्क्स के। और जो दूसरी बात समझने वाली है वो क्या है, पेपर 1 और 2 है आपका सब्जेक्टिव और पेपर 3 एंड 4 है आपका ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब पेपर 3 एंड 4 में आपके एमसीक्यू पैटर्न आएगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। पेपर 1 और 2 में आपको करनी होगी आंसर राइटिंग। अब देखिए, ये भी 100 मार्क्स का, ये भी 100 मार्क्स का, इसमें आपके आएंगे 100 एमसीक्यूज। ठीक है, यहाँ पे भी आपके 100 एमसीक्यू आएंगे। यहाँ पर आपके गलत या रॉन्ग आंसर के लिए क्या है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर हम एग्रीगेट देखें तो आपका पूरा सीए फाउंडेशन कितने मार्क्स का हो चुका है, 400 मार्क्स का। 400 मार्क्स का हो चुका है और आपको सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करने के लिए, टू क्वालिफाई सीए फाउंडेशन यू मस्ट ऑब्टेन 50% मार्क्स। दैट मीन्स आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, 200 मार्क्स आने चाहिए। ईच पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपके आने चाहिए 40% मार्क्स, मतलब 100 में से 40 नंबर आने चाहिए। और पूरे फाउंडेशन को क्वालिफाई करने के लिए आने चाहिए आपके 400 में से 50% मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स आने चाहिए। मैं आपसे डिस्कस करूंगी पेपर 4 जो कि है इकोनॉमिक्स का। देखिए, पहले पेपर 4 आपका दो पार्ट में डिवाइडेड डिवाइडेड था। एक तो इकोनॉमिक्स और एक था बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज आपका हट चुका है। और पहले जो सीए इंटर में जो इकोनॉमिक्स का पार्ट था वो भी कहाँ आ चुका है आपका, इकोनॉमिक्स के अंदर पेपर 4 के अंदर आ चुका है। तो आपका सीए फाउंडेशन का जो लेवल है वो काफी थोड़ा सा हाई हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। और सिलेबस भी क्या हो चुका है, लेंथी हो चुका है। तो आपको बहुत ही डेडिकेटली पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, हम स्टडी करेंगे पेपर 4 जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स। सिलेबस पर जाने से पहले हम इकोनॉमिक्स की कुछ फंडामेंटल बातें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। पेपर 4 इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम ये समझेंगे ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस है देखिए इकोनॉमिक्स की, एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो हम ये भी समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन केवल दो ही ब्रांच में क्यों हुआ, एक माइक्रो के अंदर, दूसरा मैक्रो के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी क्यों है। तो आइए सबसे पहले स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। आप सबको पता होगा क्योंकि आप 11th 12th पढ़ के आए हैं। तो जनरली क्या होता है, वहां पर जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसी में हमको गिवन होता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है वो पर्सन जिन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में देखा, उसके लिए एक अलग से बुक लिखी। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ साहब को। जो एडम स्मिथ थे उन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आइडेंटिटी दिलवाई थी वो दिलवाई थी एडम स्मिथ साहब ने। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने एक बुक लिखी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वहां पर इस बुक में इन्होंने क्या बताया
इन्होंने बताया लेजस फेरे के बारे में। अब ये लेजस फेरे क्या होता है? देखिए, लेजस फेयर एक टर्म होती है जो इस बुक के अंदर बताई गई थी। लेजस फेयर का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है। गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना तो इकोनॉमी कैसे रन होगी? तो इकोनॉमी रन होगी आपकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। लेजस फेयर का मतलब है गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरवीन इनटू मार्केट। तो कैसे होगी इकोनॉमी रन? मार्केट आर सेल्फ रेगुलेटेड बाय टू फोर्सेस। और वो टू फोर्सेस कौन कौन सी है? डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट इन दोनों फोर्सेस के बेसिस पे क्या हो जाता है? सेल्फ रेगुलेटेड हो जाता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना है। तो ये थ्योरी थी एडम स्मिथ जी की। बाद में क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद हम देखते हैं एक पीरियड आया था 1929 का, जिसको बोलते हैं हम ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन डिप्रेशन में चल जाता है, वैसे ही किसी कंट्री की इकोनॉमी भी डिप्रेशन में जा सकती है। डिप्रेशन का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जहां पर डिमांड ही नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग क्या नहीं करेंगे? डिमांड नहीं करेंगे। और डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा? सप्लाई नहीं होगी। मतलब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होंगे। तो किसी भी इकोनॉमी के रन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डिमांड और सप्लाई का सर्कल आपका चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में जो अराइज हुआ था आपका यूएसए के अंदर। ठीक है, तो यूएसए के अंदर क्या हो गया? लोगों के प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन करके रख रखा था, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था। इवन जो ईएमआई पे जिन लोगों ने चीजें ले रखी थी इंस्टॉलमेंट पे, वो अपनी इंस्टॉलमेंट भी बैंक को पे नहीं कर पाए। तो बैंक को नहीं पे कर पाए तो बैंक क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। इससे यूएसए की इकोनॉमी क्या हो गई? ग्रेट डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में चली गई तो लोगों ने ये जो थ्योरी थी लेसेस फेरे वाली, इस पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। बोला गया कि अगर एडम स्मिथ जी की लेसेस फेरे वाली थ्योरी इतनी ही सही थी, इतनी ही कारगर थी, तो ये यहाँ पर क्यों नहीं एप्लीकेबल हुई? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज ही क्यों हुआ? देखिए, अगर कोई भी थ्योरी बनती है, लॉ बनती है साइंस के अंदर, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी बना था, न्यूटन ने बनाया था, ठीक है, तो वो इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी जो ये थ्योरी बनी थी कि लेसेस फेरे वाली, ये तो आपकी अप्लाई हो ही नहीं रही। इसका मतलब ये यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगी। आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी हर कंट्री में, हर प्लेस पे, हर टाइम पे क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। आप किसी भी चीज को ऊपर उछालोगे वो नीचे आएगी। ठीक है, लेकिन ये जो एडम स्मिथ जी की थ्योरी थी वो क्या हुई? सही साबित नहीं हुई। तो इसलिए ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज हो गया। तो उस समय आए थे जॉन मैनार्ड किन्स। जॉन मैनार्ड किन्स और उनके साथ वाले और उनसे पहले भी कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो बोल रहे थे कि थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज हो गया तो कुछ लोगों ने इस बात पे ध्यान देना शुरू किया, और उसी वक्त पे आए हमारे जॉन मैनार्ड किन्स साहब। जॉन मैनार्ड किन्स ने 1936 में एक बुक लिखी। इस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये लेसेस फेरे वाली जो टर्म है कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करना है, ये हमेशा सही साबित नहीं हो सकती।
कभी कभी किसी कंट्री में किसी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहां पर क्या करना पड़े, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करती है? देखिए, गवर्नमेंट कई तरीकों से इंटरवेंशन कर सकती है, उसमें दो तीन कॉमन तरीके, या तो कोई पॉलिसीज बना देगी। गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है कि गरीब लोगों को मुफ्त में खाना दे दो, या जो भी मिडिल क्लास या पुअर लोग हैं उनके लिए क्या करते हो, कम दरों पे उनको घर दिलवा दो, कम दरों पे उनकी एजुकेशन दिलवा दो, हॉस्पिटल में उनकी जो चार्जेस होते हैं उसको कम कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर करके। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देगी, रोड बनवाने के लिए खर्चा करेगी, हॉस्पिटल बनवाएगी, स्कूल बनवाएगी, पुल बनवाएगी, रेलवे लाइंस बिछाएगी। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो मार्केट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे ही लोगों को रोजगार मिला, देखिए साइकिल को हम यहाँ देख लेते हैं। डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में मंदी है, मतलब डिमांड तो है नहीं। डिमांड क्यों नहीं है? बिकॉज पीपल डोंट हैव मनी। ठीक है, तो ये हो गई बात। डिमांड नहीं है क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी टेक्निक लानी होगी, कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी होगी कि लोगों के पास क्या हो, पैसा हो। तो गवर्नमेंट मस्ट इंट्रोड्यूस मनी इन मार्केट। अब देखिए, मनी देने का एक तरीका तो ये भी है कि लोगों को बांट दो, ऐसे ही फ्री में पैसे बांट दो, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करे बिना। ऐसे क्या होता है, एक लेजी क्लास डेवलप हो जाती है। तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि हमारी इकोनॉमी में, कोई भी पर्सन नहीं चाहता हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में लेजी पीपल रहे। तो ऐसे तो किसी को फ्रीली पैसे बांट नहीं सकती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो पॉलिसीज लेके आती है, या क्या लेके आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। पॉलिसीज लेके आएगी या कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। अगर ये दोनों तरीके होंगे तो मार्केट में क्या होगा, मनी का सर्कुलेशन होगा। मनी का सर्कुलेशन क्यों हुआ, क्योंकि पॉलिसीज और कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला। ऐसे उनको क्या हुआ, पेमेंट हुआ, जो लेबर थी उनको वेजेस मिली। तो उनके पास वेजेस आने से उनको पास क्या मिला, उनको मनी का सर्कुलेशन हुआ, मनी सप्लाई हुई। जैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई हो गई, मार्केट में मनी सप्लाई होते ही लोगों ने क्या कर दिया, डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने डिमांड की, प्रोड्यूसर ने क्या किया, फिर से प्रोडक्शन किया, और डिमांड और साइकिल वाला जो साइकिल होता है वो फिर से क्या हो गया, रन हो गया। डिमांड और सप्लाई वाला साइकिल। ठीक है, ये दोनों ठीक से काम करते हैं तो इकोनॉमी ठीक से चलती है। अगर डिमांड और सप्लाई वाला सर्कल ही आपका ठीक से काम नहीं करेगा तो इकोनॉमी रन ही नहीं होगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया है, कैसे किया है, पॉलिसीज बनाकर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर करके। ठीक है, तो यहाँ पर जॉन मेनार्ड किन्स ने यही बोला था, जॉन मेनार्ड किन्स ने लेजेस फेरे वाले टर्म को बोला था, वो गलत है, पूरी तरह गलत भी नहीं है, पर ये बात बोली कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मार्केट खुद को सेल्फ रेगुलेटेड कर रहा है। कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है उसको भी इंटरवेंशन करना पड़ता है। गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करती है, पॉलिसीज बना के। जैसे पॉलिसीज में हम देखते हैं एमजी नरेगा वाली आपकी स्कीम है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा एक स्कीम है जो रूरल एरिया में एप्लीकेबल है। जो मैन और वुमन दोनों को ही जो मेजर हो चुके हैं उनको 100 डेज का एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करती है। कम से कम साल में जो 365 डेज होते हैं उन्हें कम से कम 100 दिन का तो रोजगार मिल ही जाए। ये क्यों होता है, ये इसी की वजह से होता है कि हमारी इकोनॉमी ठीक से चल सके, और हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जिनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, उनके लिए सफिशिएंट काम भी नहीं है, तो उनको काम भी देती है और पैसे भी प्रोवाइड करवाती है। इस तरह क्या होता है, उन लोगों की भी मार्केट में डिमांड बनी रहती है, उनकी डिमांड बनी रहती है तो मार्केट में सप्लाई भी बनी रहती है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, इंटरवेंशन किया है। इंटरवेंशन करा तो ये बात किसने कही थी, जॉन मेनार्ड किन्स ने। कहाँ कही थी, अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अब देखिए इस स्टोरी को बताने के पीछे पर्पस क्या था।
आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस है, एक तो है माइक्रो, एक है मैक्रो, ठीक है। या एक चीज देखते हैं हम 1929 तक। 1929 से पहले इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन माइक्रो एंड मैक्रो में था ही नहीं। इकोनॉमिक्स की सिर्फ एक ही ब्रांच थी और किसी भी एक ही ब्रांच का कोई नाम नहीं चलता, इसलिए बोला जाता था कि इकोनॉमिक्स, उसको सिर्फ इकोनॉमिक्स ही बोला गया। 1929 के बाद जब अदर थ्योरी आई, अदर थ्योरी कौन सी आई? पहले वाली की अपोजिट। पहले वाली ने क्या बोला था? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी नहीं है। सेकंड वाली ने क्या बोला था? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। जब सेकंड वाली थ्योरी आई तो यहाँ पर इस थ्योरी को बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो क्या कर रहा है? हर सोसाइटी को, सोसाइटी के हर पर्सन को, हर एरिया को साथ में लेके चल रहा है, मतलब ये एग्रीगेट लेवल की बात कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऊपर वाले की क्या बात होती? किसी इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस किया जा रहा था, इंडिविजुअल की डिमांड पे फोकस था, इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई पे फोकस था, इसलिए इसको क्या बोला गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बात देखें तो जो ये वाली थ्योरी थी वो तो बन गई हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और ये बन गई हमारी क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके चार क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? नहीं, हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो क्लासिकल और माइक्रो के तो है हमारे एडम स्मिथ जी। और हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स? वो कौन है? जॉन मेनार्ड किन। क्योंकि इसका जो इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन ही वो कब हुआ था? जब आपका ग्रेट डिप्रेशन पीरियड राइज हुआ था 1929 में, उसके बाद इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन हुआ था। तो यहाँ पर हम तीन चार चीजें नोट कर लेते हैं। की पॉइंट क्या क्या बने हमारे यहाँ से? पहला है हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स? दोनों का आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। उसके बाद सेकंड में क्या है? थर्ड में हम देख सकते हैं हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? और फोर्थ में क्या है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? तो यहाँ पे क्या आएगा? जॉन मेनार्ड कीन्स। एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, दो और बन जाएंगे, ठीक है, दोनों की बुक्स के बारे में। एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी उनका नाम क्या था? एडम स्मिथ की बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और जो हमारे जॉन मेनार्ड किन्स साहब थे उनकी बुक का नाम क्या था? जॉन मेनार्ड किन्स की बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी।
एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एक और इसमें नोट कर सकते हैं, लेजस फेरे का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ लेसेस फेरे, गवर्नमेंट will not intervene into market, market are self regulated। सेल्फ रेगुलेटेड कैसे होंगे? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो हमारे यहाँ पे बन गए 5-6 बेसिक क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन माइक्रो एंड मैक्रो में ही क्यों हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी क्यों है? व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहला हम एक एग्जांपल लेंगे। आप ही की तरह किसी भोले भाले मासूम से बच्चे का, जो अपने 12th कंप्लीट करके प्रोफेशनल कोर्स के लिए आगे जाना चाहता है, सीए बनना चाहता है। ये है हमारा छोटा भीम, जो कहाँ रहता है? ढोलकपुर में। ठीक है, ये है छोटा भीम, ये भी बनेंगे सीए। 12th के एग्जाम दिए, सीए बनने का सोचा है। ठीक है, अब जब ये सीए की तैयारी करेंगे तो इनको ही पता है मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। 12th के एग्जाम में भी की थी, सबने बोला था कि 12th के एग्जाम में पढ़ लो फिर तो जिंदगी बहुत आसान है। लेकिन इनको अब पता चला असली हर्डल और परेशानियां तो अब आएगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने सोचा सीए फाउंडेशन के, सीए परस्यू करने के बारे में सोचा, तो सीए फाउंडेशन की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, सीए फाउंडेशन की तैयारी करने आ गई जीएससी में, ज्ञान सागर क्लासेस में। उसके बाद इन्होंने बोला कि मम्मी मैं इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करने ही वाला हूँ, उससे पहले जो थोड़े से दिन बचे हैं उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उसके लिए इन्होंने एक बनाई थी डिजायर लिस्ट। इन्होंने बनाई अपनी डिजायर लिस्ट। डिजायर लिस्ट में इन्होंने क्या क्या कर लिखा? वो सारी चीजें लिखी जो इनको चाहिए थी ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड मतलब कब से कब तक? जब इनके 12th के एग्जाम कंप्लीट हो गए और जब से ये सीए की तैयारी चालू करने वाले, उसके बीच में जो इनको जो पीरियड मिला उसमें वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ को फुल एंजॉय। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने अपने डिजायर लिस्ट में सबसे पहले लिखा कि इन्होंने बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं देखी, तो बोलते कि मैं तो मूवी देखने जाऊंगा थिएटर में। दूसरा, मूवी देखने जाने के लिए इनको क्या चाहिए? ड्रेस। बहुत दिनों से कपड़े ही नहीं खरीदे तो नए कपड़े भी लेके आएंगे। और इनको ट्रिप पे भी जाना था अपने दोस्तों के साथ। ट्रिप का सोच लिया, मतलब नाइट आउट करेंगे, बाइक लेके घूमेंगे शहरों में। ठीक है, नाइट आउट करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और एक इनको बुक्स पढ़ने का शौक है तो कॉमिक बुक भी खरीदेंगे। और एक इनका हो जाएगा 5th में, इनको अपने फोन का रिचार्ज भी करवाना है, तो फोन का रिचार्ज भी करवाएंगे। देखिए, ये जो इनके डिजायर लिस्ट खत्म हो ही नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड स्पेस की वजह से मुझे इतना ही लिखना है। वरना आपकी मेरी छोटा भीम की डिजायर्स बहुत सारी है। ठीक है, हमारे डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होते हैं। इसी बात पे एक मिर्जा गालिब का शेर भी है, उन्होंने इस बात पे लिखा था कि हम आप लोग ह्यूमंस कितनी ग्रीडी होते हैं। उस पे इन्होंने 2 लाइनें बोली थी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मतलब इनकी सारी ख्वाहिशें हैं और उनको हर एक ख्वाहिश को ये पूरी
अपनी मतलब जो भी डिजायर लेवल होता है ना, उस डिजायर से पूरा करना चाहते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इतने सारे अरमान पूरे कर लिए, फिर भी इनकी जगह मतलब वो तो मैंने रोक दिया है, वरना इनकी डिजायर लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी थी। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी डिजायर लिख ली और अपनी डिजायर लिस्ट लेके किसके पास गए? मम्मी के पास। मम्मी के पास भी जा सकते हैं, पापा के पास। जो जिसके पास जाता है वो अपने अपने डिजायर लिस्ट लेके मम्मी या पापा में से किसी के भी पास चला जाए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देखा, जब ये अपनी मम्मी के पास डिजायर लिस्ट लेके गए तो इनकी मम्मी चौंक गई। मेरे बच्चे की इतनी सारी ख्वाहिश है, इसमें सीए तो उनको कहीं दिखाई नहीं। चलो वो मजाक वाली बात है, सीए तो इनको करना ही है। सीए करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इन्होंने जो जो चीजें सोची थी वो सब करने की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिस्ट बना ली, अपनी मम्मी के पास लेके गई लिस्ट। मम्मी इनकी लिस्ट देख के चौंक गई। चौंक गई तो इन्होंने मम्मी से बोला, मम्मी मुझे पैसे चाहिए इन सब के लिए। मम्मी ने बोला, बेटा इतने पैसे तो नहीं है कि तेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया जा सके, फिर भी तो खुश होने के लिए, तेरी खुशी के लिए मैं तेरे को दे देती हूँ 1,000 रुपए, तू ये रख ले। ठीक है, तो इन्होंने दे दिए इनको 1,000 रुपए। अब जो इतनी देर से छोटा भीम खुश थे, क्या हो जाएंगे ये? उदास। ये हो गए ऐसे उदास। हम्म। तो इनको जो 1,000 रुपए मिले थे, इनको ही पता है 1,000 रुपए से मेरी ख्वाहिशें सारी पूरी होनी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या, प्रायोरिटी डिसाइड की। यहाँ पे इनकी जो भी डिजायर लिस्ट थी उनके अकॉर्डिंग इन्होंने प्रायोरिटी डिसाइड की कि मेरे पास जो 1,000 रुपए है उनमें से मैं कौन सी ख्वाहिश को पहले पूरा करूं और कौन सी ख्वाहिशों को पोस्टपोन कर दूं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की, उसमें सबसे पहले लिखा। देखिए मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो सबसे पहले रिचार्ज लगती है, क्योंकि फोन के बिना आजकल क्या है दुनिया में। तो इनका फोन का रिचार्ज खत्म हो चुका था, इन्होंने अपना रिचार्ज करवा लिया, यहाँ पे इनके लग गए 400 रुपए। उसके बाद बचे 600 रुपए। उसमें से इन्होंने क्या करा, इनको मूवी देखने का बड़ा शौक है तो यहाँ चले गए, यहाँ पे इन्होंने अलोकेट कर दिए 300 रुपए। अब 300 रुपए और बचे, 300 रुपए में क्या आएगा? ड्रेस आती नहीं है, नाइट आउट ट्रिप हो नहीं सकती, कॉमिक बुक, कॉमिक बुक भी खरीद सके, नाइट आउट ट्रिप भी कर लेंगे 300 रुपए में, चलो इनको ट्रिप करवा देते हैं। तो यहाँ पे दे दिए इन्होंने 300 रुपए। तो ऐसे इनके हो गए 1,000 रुपए पूरे। तो देखिए इसमें कौन कौन सी ख्वाहिशें थी जिनको इन्हें छोड़ना पड़ा। ड्रेस नहीं खरीद पाए, कॉमिक बुक नहीं खरीद पाए, ठीक है, इनकी 5 में से 3 तो हो गई पूरी, बाकी 2 पूरी नहीं हो पाई। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे जो भी डिजायर होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड। उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ पे हमारा रिसोर्स क्या था, रुपए, पैसे। तो हमारे जो डिजायर होते होते हैं अनलिमिटेड, उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का हमें अलोकेशन ऐसे करना होता है अपने डिजायर को पूरा करने के लिए कि हमें क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। तो ये हमें जवाब मिल गया कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, डिजायर एंड वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हमें क्या करना होता है, इनका एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस मैनर में करना होता है, इन दैट मैनर सो वी कैन रिसीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिजायर और वांट्स आर लिमिटेड है, उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उन रिसोर्सेज का अलोकेशन हमारे डिजायर में हमको इस तरह करना है क्योंकि हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिले वो क्या मिले, मैक्सिमम मिले। तो यहाँ पे छोटा भीम को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था रिचार्ज करवाने में,
मूवी देखने में और नाइट आउट जाने पे, तो उन्होंने अपने रिसोर्सेज को वैसे एलोकेट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे छोटा भीम ने तो बिना इकोनॉमिक्स पढ़े अपनी डिसीजन मेकिंग कर ली थी, लेकिन फिर हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है? हमें इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमने अभी जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस देखी वो इंडिविजुअल लेवल पे थी, लेकिन जब हम हायर लेवल पे जाते हैं, स्टेट लेवल का हो गया या किसी बिजनेस के पर्सपेक्टिव में हो गया, नेशनल लेवल पे हो गया या इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, जब हम वहां पे जाके डिसीजन मेकिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वहां उस लेवल पे जाके डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें सारे रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने स्टेट के रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस के रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें नेशन के पूरे लिमिटेड रिसोर्स के बारे में पता होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, बेटर वे में डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। जैसे ये आपका एक पीस ऑफ लैंड है, हाँ, हम किसी गांव का एग्जांपल लेते हैं, ये लैंड है। लैंड अपने आप में क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। अच्छा, यहाँ पे पहले एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो बताया, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है? पहली बात तो यहाँ पे सारे ही आपके नेचुरल रिसोर्सेज कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हमें जो भी चीजें नेचर से मिलती सारी क्या है, लिमिटेड है। जैसे कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, और आपके जो भी मिनरल्स हो गए, लैंड हो गई, कैपिटल हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब है हम उसकी क्वांटिटी को और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें नेचर से जितना मिला है वो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लैंड का एग्जांपल दे रहे हैं। लैंड कैसा रिसोर्सेज है अपने आप में, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब इस लैंड के क्या है, अल्टरनेटिव यूज अवेलेबल है। इसके अल्टरनेटिव यूज अवेलेबल है, क्या क्या यूज अवेलेबल है? इस लैंड पे हम फार्मिंग भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। हम मतलब मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, अभी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हम डिसीजन ले रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी किसान को भी दे सकती है, हॉस्पिटल बनवा सकती है, स्कूल बनवा सकती है, और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, फार्मिंग, हाउस, मतलब जो आपके आवास योजना के अंदर बहुत सारे घर बनते हैं वो घर बनवा सकती है, और नेशनल हाईवे भी बनवा सकती है, ठीक है, नेशनल हाईवेज। अब क्या है, लैंड हमारे पास एक है। अगर लैंड फार्मिंग के लिए भी अवेलेबल होती, हॉस्पिटल के लिए भी होती, स्कूल, हाउस, नेशनल हाईवे, सबके लिए लैंड अवेलेबल होती, तो हम लैंड को इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही नहीं, इवन हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ते जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। मतलब जो सारी डिजायर है उन सबको पूरा करने के लिए बहुत सारी लैंड अवेलेबल होती है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों, क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे, लेकिन लैंड का हमारे पास सिर्फ एक पीस ही है, एक पीस है। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इस लैंड का यूज वो किस पर्पस के लिए करे, कि वहां की पॉपुलेशन को क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट को लगता है उस गांव में प्रोडक्शन कम हो रहा है गेहूं और चावल का, तो वो क्या करेगी, फार्मिंग के लिए दे देगी। अगर लगेगा हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है तो हॉस्पिटल के लिए दे देगी। अगर लगेगा स्कूल बनना चाहिए तो स्कूल के लिए दे देगी। लोगों के पास घर नहीं है तो घर बनाने के लिए दे देंगी। और नेशनल हाईवे बनाना होगा तो नेशनल हाईवे बना देगी, ठीक है। इतने सारे यूज अवेलेबल, जरूरत सबकी है, ऐसा नहीं है जरूरत किस कुछ ही चीजों की है, जरूरत सबकी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, अगर गवर्नमेंट को लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल बनाना, क्योंकि मुझे भी लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल, सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को एजुकेशन देना। आप लोगों को एजुकेटेड कर दीजिए, वो बाकी चीजें अपने आप देख लेंगे, ठीक है। अगर वो सही से एजुकेटेड है तो कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। तो मुझे जो लगता है गवर्नमेंट को भी लगना चाहिए कि स्कूल बना दे तो उस गांव के लिए सबसे बढ़िया होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, स्कूल बनवा दिया। तो इस लैंड का यूज कैसे हुआ, इसका एक तो अलोकेशन हुआ है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पर। ठीक है, स्कूल बन गया। स्कूल बनने से क्या होगा, लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो होती है हमारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने पढ़ने का हमारा मेन पर्पस यही है कि हमारी जो वांट्स होती है वो होती है अनलिमिटेड, और हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का अलोकेशन ऐसे करना है कि जो भी डिसीजन मेकिंग हो उससे हमको क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आज हमने दो टॉपिक पढ़े जो आपको क्लियर होंगे। पहला तो हमने पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो का डिवाइडेशन दो ब्रांच में ही क्यों हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमने एक स्टोरी देखी थी कि सबसे पहले एडम स्मिथ जी आए थे, उन्होंने 1776 में बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो उस बुक में उन्होंने एक टर्म दी थी, लेसेस फेरे की टर्म। लेसेस फेरे की टर्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करना है। गवर्नमेंट जो मार्केट होता है वो सेल्फ रेगुलेटेड होता है। सेल्फ रेगुलेटेड कैसे होगा, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। लेकिन 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अराइज हो गया तो सब बहुत सारे लोगों ने उस थ्योरी पे डाउट करना स्टार्ट कर दिया। फिर 90 इसके बाद 1936 में जॉन मेनान किसने एक बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने एक थ्योरी दी कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट सेल्फ रेगुलेटेड होगा, कभी कभी गवर्नमेंट को भी इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट, बहुत सारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना स्टार्ट किया इकोनॉमी में। और पूरा वर्ल्ड और यूएसए किससे बाहर आया, 1929 के ग्रेट डिप्रेशन पीरियड से बाहर आया। तो 1929 से पहले इकोनॉमिक्स की कोई ब्रांच नहीं थी, इकोनॉमिक्स की सिर्फ एक ही ब्रांच थी, वो खुद इकोनॉमिक्स थी। 1929 के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो जॉन मेनाकिंस वाली थ्योरी आई थी उसको बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एडम स्मिथ वाली थ्योरी को क्या बोला गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो अभी जो थ्योरी आई थी जॉन मेनार्ड किसकी, उसको बोला गया मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और पहले वाली को बोला गया क्लासिकल इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है। इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़नी क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग क्यों करनी, क्या जरूरत पड़ गई डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग इसलिए करनी है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो उन अनलिमिटेड वॉन्ट्स को हमें इस वे में पूरा करना है कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो हम अलोकेट करें तो हमें क्या रिसीव हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। तो आज की क्लास मुझे लगता है हम यहीं तक ही रखते हैं। बाकी आपको जो मैंने सिलेबस बताया क्लियर होगा कि आपका पेपर पैटर्न कैसे होगा। आपका पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्टिव हो, बाकी ऑब्जेक्टिव होगा। 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा, आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं, और हर पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।